मैं आपकी किताब में देख रहा था कि आपने वो जो 13 महीने हैं उनका जिक्र किया उसमें, और बताया कि जो सड़कें हैं वो सिर्फ हैवी ट्रैफिक्स और आपके पों टीटी या फिर चालान कटने या टोल टैक्स की जगह नहीं हो सकती, वो कुछ बड़ी रोल भी प्ले कर सकते हैं, और उसमें आप ओक्यूपाई शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि वो जो 13 महीने थे जो हाईवेज के ऊपर किसान जमे रहे बैठे रहे, उसमें एक थियोरी तो ये भी है कि देखो जनता को परेशान कर दिया। आप जो उसको उसका काउंटर कर रहे हैं वो क्या है, आप क्या जवाब दे रहे हैं उसके उसके बदले? दरअसल इसमें दो हैं। पहली बात तो ये है जो आपकी किताब में इसका जिक्र है, मुझे वो मैंने किताब में भी लिखा है, उसका मैं बताना चाहता हूँ। जो आपने लिखा कि किसानों को एक इजी ऑप्शन दिया गया कि आप बुरारी मैदान में बैठ जाइए और आप वहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर लीजिए। लेकिन जो ये पूरी चर्चा होती है और जहाँ पर यूनियंस में कहीं ना कहीं इस बात को लेके था कि ठीक है, अगर सरकार हमें एक स्थान दे रही है तो हमें उसको लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन किसानों ने एक, मैं ये कहूँगा कि ये एक राजनीतिक दूरदर्शिता थी जिसके तहत उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम वहाँ बैठ गए तो हमारा तो यहाँ आने का पर्पज़ ही खत्म हो जाएगा। तो आपको एक ऐसी जगह, वाइब्रेंट जगह चाहिए जहाँ से हर कोई आते जाते आपको देखे और आपके मुद्दे से वो जुड़ाव महसूस करे। और हाईवे से अच्छी जगह तो ऐसी कोई हो ही नहीं सकती। साडियां जमीना खोण नु फिर देने, जी जी। हमारी जमीनें छीनने के लिए फिर रहे हैं हाँ। कॉर्पोरेट। और दूसरा जो एक बड़ा जो बार बार लोग ये कहते थे कि ਅਸੀਂ अपने आने वाली पुश्तां ਨੂੰ ਕੀ जवाब देंगे ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈ इसमें ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। सो ये जो लड़ाई थी वो एक तरह की भावनात्मक लड़ाई थी, जिसको कईयों ने कहा कि वो नस्लों की लड़ाई थी, उसको बचाने की लड़ाई थी। और इसके पीछे ज़मीन का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और इस आंदोलन ने ये एक बात जो है सीधे सीधे सरकार के कानों तक पहुंचाई कि ज़मीन के सवाल को आप हल्के में नहीं ले सकते। रिस्पॉन्स कैसे किसानों को, जैसे कैसे किसानों को ये चुभे और कहाँ इसमें दिक्कत आपको लगती है? मुझे लगता है मनदीप भाई, इसमें एक जो बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें मैं ये कहूँगा कि एक लॉन्ग टर्म फॉर्म में सोचने की ज़रूरत है, वो ज़मीन का सवाल है। और इस पूरे आंदोलन ने एक चीज़ स्पष्ट की कि भारत में ज़मीन का सवाल बहुत बड़ा मुद्दा है। आंदोलनकारियों का चुनावी राजनीति में जाना, क्या वो कितना, और मौके पे ही चले जाना, तो उसको कितना का आप सही मानते हैं और कैसे देखते हैं उसे? इस आंदोलन की एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। वो ये है कि ये आंदोलन यूनियंस का आंदोलन था। यूनियन के नेताओं का आंदोलन नहीं था। और नेताओं ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उनको लगा कि ये आंदोलन हमने खड़ा किया है। ये वास्तव में लोगों द्वारा किया गया आंदोलन था। और जब आप उसके मैंडेट को भूल करके और किसी दूसरे मैंडेट की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस चुनावी परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। किसान आंदोलन को 5 साल हो रहे हैं, जो साल 2020-21 में हुआ था, और इसी 5 साल के ऊपर एक किताब भी किसान आंदोलन के ऊपर आई है। जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं प्रोफेसर सुधीर कुमार, और उनकी जो ये किताब है फार्मर पावर, इसके ऊपर हम बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि जो ये 5 साल का टाइम पीरियड है इसका क्या महत्व है, इसमें क्या क्या अपडेट्स हैं, और इससे वो जो आंदोलन था उसको इन्होंने कैसे देखा। किताब मैंने भी पढ़ी है, काफ़ी अच्छी किताब है। सर स्वागत है, और आप हमारे दर्शकों को पहले किताब के कवर का तो कम से कम दर्शन कराई दीजिए। जी मनदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब है और ये किताब आप देख सकते हैं जी। तो सुधीर, शुरुआत करते हैं किताब के ऊपर बातचीत करने की। और पहला सवाल मेरा कि जो साल 2020-21 में आंदोलन हुआ, 13 महीने दिल्ली की सरहदों के ऊपर चला, उसको अगर हम एक आम नागरिक की भाषा में कहें या फिर समझना चाहें तो उसको आज के समय में हम कैसे समझें, क्या था वो आंदोलन? मुझे लगता है कि वो, अगर हम लोग उसको लोकतंत्र की भाषा में देखें तो एक लंबे समय बाद में लोकतंत्र में एक जनता की आवाज़ क्या होती है, उसकी अनुगूंज जो है वो आंदोलन था। और वो आंदोलन एक ऐसे समय में हुआ जब लगभग सारे राजनीतिक दल, खासतौर से जो विपक्षी राजनीतिक दल थे, वो कहीं ना कहीं ये मान बैठे थे कि भारत में अब एक विपक्ष रहित जो है लोकतंत्र हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी का एक
इलेक्टोरल विक्ट्री उसकी हुई और जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है उसके आसपास जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था में ये जन आंदोलन अपने आप में एक अलग तरह की अनुगूंज थी। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आंदोलन है जिसकी अनुगूंज भारत में कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे कि हम लोगों ने 21वीं सदी 20वीं सदी में अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ जो आंदोलन हमने देखे, और उसी तरह का ये आंदोलन था, तो मैं उसको उसी कड़ी में देखता हूँ। 21वीं सदी में जो आंदोलन हुए, दुनिया भर में जो आंदोलन हुए, आपने उन पे कई, अपने किताब में भी कई जगह पे जिक्र किया है, चाहे वॉल स्ट्रीट वाला हो या फिर और भी कई आंदोलन हो। तो 21वीं सदी में दुनिया भर में जो आंदोलन हो रहे थे, तो उनकी कंटिन्यूटी थी या फिर उनसे कुछ अलग, कुछ बड़ा था? ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 21वीं सदी में जो हम लोग ऑक्यूपाई के नाम से जितने भी आंदोलन देखते हैं या लोकतंत्रीकरण के लिए जो आंदोलन देखते हैं, चाहे वो पश्चिम एशिया में हो या पूर्वी यूरोप में हो, वो सारे आंदोलन जो हैं उनका एक अलग तरह का क्लास कैरेक्टर था। एक ख़ास वर्ग जो है वो आपको उसमें दिखेगा। वो पढ़ा लिखा तबका था, सोशल मीडिया से मोबिलाइज होने वाला तबका था, जो एक युवा तबका था, जो अभी दक्षिण एशिया में जिसकी बात होती है, जेन ज़ी जिसको हम कहते हैं, वो वाला तबका था। और किसी ने शायद ये उम्मीद नहीं की थी कि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ वर्ग, ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ वर्ग जो है वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है कि इतना बड़ा आंदोलन बिना किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट के और एकदम सुव्यवस्थित डिसिप्लिन्ड आंदोलन, हम जो बाकी जितने भी ऑक्यूपाई आंदोलन देखते हैं वो एक तरह से आप देखोगे एक बुलबुले की तरह से आए, फटे और गायब हो गए। लेकिन ये आंदोलन एक ऐसा था, जब मैं आंदोलन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि इसको बनने में करीब एक दशक लगा। 2021 में 2021 में जो है वो अपनी एक तरह से कहें चरम पर पहुंचा और उसके बाद में अपनी छाप छोड़ करके हमेशा के लिए, एक बार के लिए शांत हो गया। तो इस मायने में ये उन बाकी सारे आंदोलनों से अलग है 21वीं सदी में जो अब तक हुए हैं, कि ये ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का जल जंगल ज़मीन जिसको हम कहते हैं, हालांकि इसमें इस तरह से जंगल का सवाल नहीं था, ज़मीन का सवाल ज़रूर था। ये उन लोगों का एक राजनीतिक व्यवस्था में एक अलग तरह का हस्तक्षेप था। सुधीर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे आपने अभी कहा कि 10 साल 12 साल का एक टाइम पीरियड है, एक दशक लगा है इसको यहाँ तक पहुँचने में, इतना बड़ा आंदोलन। जैसे दिल्ली की मीडिया ने नो डाउट उसी दिन देखा होगा कि अरे इतने किसान आ गए, 20-20 किलोमीटर लंबे काफिले हैं। पर इस आंदोलन के बनने की, मतलब इससे पहले क्या काम हो रहा था ज़मीन पर, कैसे लोग या किसान यूनियन, कैसे चीज़ें हो रही थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस आंदोलन, ये तो चरम था, चरम लोगों ने देखा, लेकिन उससे पहले इसके बनने की जो कहानी है वो कैसे आप बताना चाहेंगे? जी, ये दरअसल अक्सर अगर आप इस आंदोलन के बारे में जब देखेंगे तो अधिकतर जो लेख इस पे छपे या किताबें भी हैं, वो उसको एक, जिसको हम कहते हैं ना कि एक तात्कालिक घटना के रूप में वो उसको देखती हैं, एक निरंतरता के रूप में उसको नहीं देखती हैं। और जब मैं निरंतरता की बात कर रहा हूँ तो जब हम इस तरह की एक किसानों की एकता के बारे में देखते हैं, एक संगठन जिसको कहते हैं संयुक्त किसान मोर्चा जो बना, और उसके पीछे जो पूरा एक जिस तरह का राजनीतिक माहौल दिल्ली की बॉर्डर्स पे था, वो अचानक से नहीं पैदा हुआ। मतलब हम उसको अगर देखें तो वो एक्चुअली मंदसौर की घटना से शुरू होता है, जहाँ पे किसानों की साधारण मांग से शुरू हुआ कि किस तरह से जो पेरिशेबल गुड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके ऊपर एमएसपी की डिमांड से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हरियाणा और कई अलग अलग इलाकों में वो ज़मीन के सवाल को लेकर शुरू हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून में जो सरकार ने बदलाव लाए उसके खिलाफ एक धीरे धीरे माहौल बना। और पंजाब में पिछले 5 सालों से, मतलब 2020 से पहले 5 सालों से लगातार छोटे छोटे आंदोलन जगह जगह हो रहे थे। और उसके बाद ये तीनों कृषि कानून जो है वो उन्होंने उसके ऊपर एक तरह से हम कहें कि वो एक तरह से आखिरी आघात था, और जिसने ये एक तरह का वार्निंग बेल सारे किसान संगठनों में पैदा किया कि अगर इस समय वो यूनाइट नहीं हुए, इस समय अगर उन्होंने उस चीज़ को नहीं दिखाया, तो शायद कहीं ना कहीं वो राजनीतिक व्यवस्था में कहीं छूट जाएंगे। और ये जो प्रक्रिया है पूरी, ये ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 सालों में कभी हुई। वो एकता की जो भावना है वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कहीं आई, वो उस भावना को पैदा होने में एक पूरा राजनीतिक घटनाक्रम उसके पीछे था। और उस घटनाक्रम को याद रखना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वो हम भूल जाते हैं इसके बारे में बात करने में।
तो मतलब जैसे जो आपको क्या लगता है कि जो ये खेती बाड़ी कानून, कृषि कानून 3 लेकर आए गए, ये एक तो आपने अपनी किताब में जिक्र किया हालांकि, ये क्यों लेकर आए गए और इसका मतलब रिस्पॉन्स कैसे किसानों को, जैसे कैसे किसानों को ये चुभे और कहाँ इसमें दिक्कत आपको लगती है? मुझे लगता है मनदीप भाई, इसमें एक जो बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें मैं ये कहूँगा कि एक लॉन्ग टर्म फॉर्म में सोचने की ज़रूरत है, वो ज़मीन का सवाल है। और इस पूरे आंदोलन ने एक चीज़ स्पष्ट की कि भारत में ज़मीन का सवाल बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम लोगों ने उसको पश्चिम बंगाल में देखा था कि किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन में भूमि अधिग्रहण के सवाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद में यूपीए सरकार को करीब 7 साल लगे एक नया भूमि अधिग्रहण कानून लाने में, उसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड करने में। और जब इन कृषि कानूनों ने एक तरह से ये संदेश पहुंचाया कि भूमि अधिग्रहण जो है वो लचर हो सकता है, उसमें वो सारे कानून जो अभी तक बने हो सकता है कि उनको हाशिए पे रख दिया जाए, उसने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसानों में एक तरह का भावनात्मक सवाल जो है वो पैदा किया। और जो इस आंदोलन में हम लोग, वो एक भावना आपको हर इमोशंस आपको हर एक फेज में दिखाई देंगे। वो इमोशंस जो हैं वो ज़मीन के सवाल से जुड़े हुए इमोशंस थे। साडियां जमीना खोण नु फिर देने, जी जी, हमारी जमीनें छीनने के लिए फिर रहे हैं हाँ। कॉर्पोरेट। और दूसरा जो एक बड़ा जो बार बार लोग ये कहते थे कि असी अपने आने वाली पुश्तां नूं की जवाब देंगे ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈ इसमें ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। सो ये जो लड़ाई थी वो एक तरह की भावनात्मक लड़ाई थी, जिसको कईयों ने कहा कि वो नस्लों की लड़ाई थी, उसको बचाने की लड़ाई थी। और इसके पीछे ज़मीन का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और इस आंदोलन ने ये एक बात जो है सीधे सीधे सरकार के कानों तक पहुंचाई कि ज़मीन के सवाल को आप हल्के में नहीं ले सकते। तो मतलब जैसे ये 3 कानून थे पर्टिकुलरली, तो सरकार तो कह रही थी कि हमने देखो कोई भी किसान कहीं भी फसल बेचे, हमने तो ओपन कर दिया है, जो एकदम से किसानों के लिए खराब था। दूसरा मतलब सरकार कह रही थी कि ये तो रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। किसानों ने इसको कैसे लिया, कैसे रीड किया इन तीनों कानूनों को उस लिहाज से? उसमें तीनों कानूनों की अगर अलग अलग जो किसानों के आपने सुना, क्योंकि आप बॉर्डरों पे भी गए, आपने उस टाइम पे फील्ड वर्क भी किया, तो आपको कैसा मतलब क्या रिस्पॉन्स था इन तीनों कानूनों के ऊपर किसानों का? दरअसल इसमें जो किताब में एक चैप्टर है जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो ये बात करता है कि जो सुधार की पूरी बात है, कृषि क्षेत्र में सुधार की बात है, उसकी अगर बहस हम देखें 1998-99 में वो बहस शुरू होती है। और उसके बाद में जो उसका जो चरम पे पहुंचती है इन तीनों कानूनों के रूप में। इस बीच में करीब 15 से 16 कमेटीज़ बनी, जिनकी रिपोर्ट्स आई, मोटे मोटे पोथे जो हैं वो आए, उसके ऊपर बहस हुई, वो है। लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि पहला सुधार ज़रूरी है और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ज़रूरी है। लेकिन सारी रिपोर्ट्स में ये कंसेंसस था, चाहे वो यूपीए की सरकार में बनी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बनी, चाहे वो नरेंद्र मोदी के समय में बनी, उनमें एक कंसेंसस था कि जो राज्य की भूमिका है, चाहे वो मंडी के रूप में हो, चाहे वो और किसी भी संस्थान के रूप में हो, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो राज्य को इस पूरी व्यवस्था को बचाने और बनाने में अहम भूमिका निभानी होगी। उसके पैरेलल अगर आप प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करते हैं तो वो एक अच्छा कदम होगा। इन कृषि कानूनों ने इसके ठीक विपरीत सीधे सीधे ये मैसेज दिया कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, मंडी व्यवस्था, उसको नेस्तनाबूद करके आप उसकी जगह पे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की बात कर, मतलब मंडियां खत्म करके कॉर्पोरेटों के हवाले खेती कर रहे हो। जी जी जी। और इन पूरे कानूनों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि मंडियों को कोई नुकसान नहीं होगा। इन कानूनों में मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन कानूनों में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि किस प्रकार से राज्य की भूमिका और अहम होगी, जो इस आंदोलन के बाद में सरकार ने जिसके ऊपर
ध्यान दिया, बात करनी शुरू की, लेकिन वो कानूनों में कहीं नहीं था। अर्थात ये सीधे सीधे जो है सरकार ने ये मैसेज दिया कि हम रिफॉर्म के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को एक ओपन स्पेस दे रहे हैं, और ये सारी की सारी बॉर्डर्स पर किसानों के बीच में इस बात को लेके कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि ये प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने का एक कदम है, और सरकार इस पूरे जो उसकी आज तक की इस व्यवस्था में भूमिका रही है, सरकार अपने आप को उससे बाहर खींचना चाहती है। ये दोनों एक साथ थे। और बाद में इनफैक्ट सरकार ने, चाहे वो जब नेगोशिएशंस हुए उसके बाद भी हुए, तो सरकार लगातार ये कहती रही कि नहीं नहीं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो कानून में तो कहीं नहीं दिख रहा था। तो और किसानों ने उसको बिल्कुल ठीक उसी तरह से पढ़ा, और इसीलिए जो है, जो बार बार इनको काले कानून जो कहा गया, वो इसी कारण कहा गया कि जो इनकी मंशा थी। काले कानून का एक्चुअली मतलब जो है वो ब्रिटिश टाइम से भी है, दुनिया के और कई हिस्सों में उस पर बात होती है। उसका मतलब यही है कि जो सामने कानून के दिखता है और उसकी जो मंशा होती है वो अलग अलग है। और कोई भी किसान को ये इसमें कोई दो राय नहीं थी कि इस कानून में सामने जो दिख रहा है और इसकी जो मंशा है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि वो उसने बहुत बड़ा एक भूमिका अदा की किसानों को मोबिलाइज करने में, उनको एक साथ लाने में। अच्छा, मैं आपकी किताब में देख रहा था कि आपने वो जो 13 महीने हैं उनका जिक्र किया उसमें, और बताया कि जो सड़कें हैं वो सिर्फ हैवी ट्रैफिक्स और आपके पोंपों टीटी या फिर चालान कटने या टोल टैक्स की जगह नहीं हो सकती, वो कुछ बड़ी रोल भी प्ले कर सकते हैं, और उसमें आप ऑक्यूपाई शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि वो जो 13 महीने थे जो हाईवेज के ऊपर किसान जमे रहे, बैठे रहे, उसमें एक थियोरी तो ये भी है कि देखो जनता को परेशान कर दिया, आप जो उसका काउंटर कर रहे हैं वो क्या है, आप क्या जवाब दे रहे हैं उसके बदले? दरअसल इसमें दो है। पहली बात तो ये है, जो आपकी किताब में इसका जिक्र है, मुझे वो मैंने किताब में भी लिखा है, उसका मैं बताना चाहता हूँ। जो आपने लिखा कि किसानों को एक इजी ऑप्शन दिया गया कि आप बुरारी मैदान में बैठ जाइए और आप वहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर लीजिए, लेकिन जो ये पूरी चर्चा होती है और जहाँ पर यूनियंस में कहीं ना कहीं इस बात को लेके था कि ठीक है, अगर सरकार हमें एक स्थान दे रही है तो हमें उसको लेने में क्या दिक्कत है, लेकिन किसानों ने एक, मैं ये कहूँगा कि ये एक राजनीतिक दूरदर्शिता थी जिसके तहत उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम वहाँ बैठ गए तो हमारा तो यहाँ आने का पर्पज़ ही खत्म हो जाएगा। तो आपको एक ऐसी जगह, वाइब्रेंट जगह चाहिए जहाँ से हर कोई आते जाते आपको देखे और आपके मुद्दे से वो जुड़ाव महसूस करे, और हाईवे से अच्छी जगह तो ऐसी कोई हो ही नहीं सकती। और मुझे नहीं लगता कि ये शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी ये सोच पाती जो कि इन किसानों ने सोचा, और उसके बाद में वो हाईवे पर बैठ गए। पहली बात। दूसरी बात, जो ये बार बार बात कही जाती है कि लोगों को परेशानी हुई, इसका जवाब जो है मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जब कहा कि हाईवे जो है वो किसानों ने ब्लॉक नहीं किया, किसान तो हाईवे के एक साइड में बैठे हैं, हाईवे को तो ब्लॉक किया दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि उन्होंने जो दूसरी साइड जो खुली थी उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो जब भी हाईवे पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, रिपेयर होता है, तो हमेशा ऐसा ही होता है कि एक साइड ब्लॉक करके दूसरी साइड आप ओपन रखते हो, और किसानों ने बिल्कुल वही किया कि एक साइड ब्लॉक है। और एक चीज़ और भी है कि किसान हाईवे के दोनों तरफ अलग अलग लोगों की हर समय ड्यूटी होती थी, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ट्रैफिक का जाम ना लगे उसके लिए किसान वॉलंटियर्स खड़े रहते थे। हर समय किसी को कोई परेशानी नहीं हो, कोई एम्बुलेंस को परेशानी नहीं हो, किसी साधन को कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए हर समय किसान खड़े रहते थे। लेकिन जब पुलिस ने दूसरी साइड बंद कर दी तो इसका मतलब ये है कि जिसको हाईवे से जाना है उसको एक ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ेगा, और ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो तो छोटी सड़कों या खेतों के बीच में से होके जाता है, जिसने कि इनकन्वीनियंस पैदा किया। लेकिन इसके लिए किसान उत्तरदायी नहीं थे, और वो इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस भी नहीं थी भी नहीं, इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस थी भी नहीं। और ये एक बात है कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया, उन्होंने कहा कि हमें कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। कुछ एक तबके के लोग थे जिन्होंने बीच बीच में इस बात को उठाया कि हमें इनकन्वीनियंस है, और कई बार ये भी सामने आया कि वो जो है एक तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप थे। पॉपुलर लोगों ने, किसी ने, आपने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया है कि लोगों ने अपनी दुकानें खोल दी कि आपको मीटिंग चाहिए तो आप यहाँ बैठ के करो, दूसरे स्पेसेस थे वो खोले, सब्जियों की सप्लाई, दूध की सप्लाई आसपास के गांवों से, पानी की सप्लाई, हर चीज़ के लिए लोगों ने तहे दिल से जो है स्वागत किया इसका। तो मुझे लगता है कि ये जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है बार बार कि उसके इनका, मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के ऐसी कोई बात थी भी। तो और वो जो आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किताब में, हाइब्रिडिटी, वो क्या है, मतलब हाइब्रिड कैसे था ये आंदोलन?
ये एक्चुअली बहुत बढ़िया सवाल है कि इसको हाइब्रिड क्यों कहा जाए। एक्चुअली हाइब्रिड वो होता है जो दो चीज़ों को मिला के कोई तीसरी और बेहतर चीज़ बनाए। इस आंदोलन की खास बात ये थी जिसमें इसको हाइब्रिड कहा गया, जो कि किताब में 3-4 पॉइंट्स में उसके बारे में बात भी है, कि इसने ऐसे ग्रुप्स को एक साथ लाने का काम किया जो यूनियन अदरवाइज एक दूसरे के साथ कभी शायद आ नहीं सकती थी। और इस पूरे आंदोलन में मतलब मंदसौर से लेके अब तक उसमें वामपंथी संगठन शामिल थे, उसमें दक्षिणपंथी संगठन भी शामिल थे, उसमें पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इंडिपेंडेंट यूनियन, जिसको कि समाज विज्ञान की भाषा में कहा जाता है न्यू फार्मर मूवमेंट, नए किसान आंदोलन जिनको कहते हैं, इसमें वो भी शामिल थे। इसमें जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थे एक लिमिटेड स्केल पर, वो भी इसका हिस्सा थे। और उसके बाद में एक बड़ा स्टूडेंट तबका इसमें जुड़ा, नए नए जो विद्यार्थी वर्ग था उसने बहुत इसको साथ दिया। लड़कियों की भूमिका इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। सिंगर्स से लेकर एक्टर्स, और वो तो एक पूरा एक वो कुनबा जुड़ता दिख रहा एक कुनबा जुड़ता चला गया। और वो उसके अलावा भी मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें आप देखोगे पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संस्कृति एक साथ आके मिली। मतलब जिसके बारे में हम हमेशा से विविधता में एकता की जो बात करते हैं, उसका सही में जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे दिखाई देता है। इसीलिए मतलब इस किताब का एक अहम जो मैं कहूँगा जिसमें मैंने प्रयास किया है, वो पता नहीं कितने अच्छे से सामने आया होगा, कि ये आंदोलन किसी एक राज्य, धर्म, संस्कृति, भाषा विशेष का आंदोलन नहीं था। उसको कई लोग ये बोलते हैं कि किसी एक वर्ग का आंदोलन था। ये सरकारी वर्जन भी है और गैर सरकारी वर्जन भी है। मुझे लगता है कि अगर इसको इस ढंग से कोई भी बोलता है तो वो इस आंदोलन की जो खूबी थी उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। और ये लगातार हमने देखा, मतलब अब शाहजहांपुर में अगर आप देखें, मेवात से आए हुए लोग हर समय चाय और ये सेवा दे रहे थे। सिंगू बॉर्डर पे जो है वो हमने देखा पंजाब से आए हुए संगठन थे। लेकिन टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा से आए हुए इतने सारे छोटे किसान, मध्यम किसान थे, महिलाएं थी। वो महिलाएं जिनको अदरवाइज आप घर से बाहर नहीं देखेंगे, वो इस आंदोलन का हिस्सा थी। और उससे बड़ी बात यह है कि जो टोल नाके जितने थे, उन टोल नाकों पर हर एक जगह से गांव से आकर के लोग ड्यूटी देते थे, जिसमें औरतें भी थी और आदमी भी थे। तो ये जो जिस तरह का एक, जिसको कुछ लोग कहेंगे गड्ढमड और मिला जुला जो निकला, उसके लिए ये हाइब्रिडिटी शब्द है। और इसमें फिर हमने देखा कि कैसे जो है सोशल मीडिया का भी यूसेज हो रहा है और दूसरी तरफ पुराने ढंग के स्लोगन्स भी चल रहे हैं, उसी तरह भाषणबाजी भी चल रही है, लोग लंबे लंबे भाषण भी दे रहे हैं, शेरो शायरी भी हो रही है। तो ये एक जो मिक्स था उसके लिए ये हाइब्रिडिटी का शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसमें 13 महीने के बाद फाइनली जीत मिलती है और गुरु नानक जयंती का अवसर चुना जाता है। नरेंद्र मोदी माफ़ी भी मांगने की उसमें दिखता है उनके में, और 19 नवंबर 2021 को वापस हो जाते हैं। उसके बाद वापसी होती है, और वापसी के बाद जिस हिसाब से चीज़ें हुई उसमें नो डाउट सेलिब्रेशन है। इस आंदोलन की मैं एक पहले चाहूँगा कि आप अचीवमेंट्स क्या रही, और वो अचीवमेंट्स इन 5 सालों में भी कौन कौन सी आपको दिखी। अचीवमेंट्स के बारे में पहले बात करिए, फिर थोड़ा सा आपसे क्रिटिसिज्म भी इसका जानेंगे चीज़ों का। अच्छा, इसकी अचीवमेंट कई बार लोग जो हैं वो सिर्फ यहीं पर उसको रोक देते हैं कि इसकी अचीवमेंट ये थी कि भाई ये कह के आए थे कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, और वो कानून वापस हो गए, और नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता को भी जो है झुका दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है उसको देखने का। इस आंदोलन ने 2 चीज़ें सबसे बड़ी की। पहला, इस आंदोलन ने भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को सामने रखा और ये विश्वास दिखाया कि मैंने जितने लोगों से बात की, एक भी ऐसा नहीं था जैसे कि कई बार मैं जो है ये बोल देता था कि सरकार तो इतनी मजबूत है, अगर वो कानून ना वापस करे तो आप क्या करेंगे। और मनदीप भाई, मुझे इस बात की हैरानी थी, मैंने एक भी किसान की आंखों में ये निराशा नहीं देखी कि नंबर 1 ऐसा होगा नहीं, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये हमारा लोकतंत्र है, हम यहाँ पर इसी तरह विरोध करेंगे और अपनी मांगे रखते रहेंगे। वो जो लोकतंत्र के प्रति विश्वास था, मुझे लगता है कि वो एक अभूतपूर्व चीज़ जो इस आंदोलन ने सामने रखी। उसने ये सामने रखा कि लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक दलों की बपौती नहीं है, वो किसी संस्थान की बपौती नहीं है, और वो किसी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले और स्कॉलर्स की बपौती नहीं है।
वो लोकतंत्र जो है वो भारत के गांव में उनके लोगों की आंखों और उसके विश्वास में बसता है, पहला। जो दूसरा इसका योगदान था वो ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो 2014 के बाद मैं कहूँगा कि वो लगातार कन्फ्यूजन में थी, एकदम केओस में थी, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि नरेंद्र मोदी के सामने किस तरह से अपने पॉलिटिकल कैंपेन को लॉन्च किया जाए, इस आंदोलन ने एक उम्मीद उन राजनीतिक दलों को दी, जिसका कि हमने बाद में प्रभाव भी देखा। उन राजनीतिक दलों को एक तरह से पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने का काम जो है वो इस आंदोलन ने किया कि ऐसे भी विपक्ष की राजनीति की जा सकती है। और मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें, वो जो रिपील है, कानून वापस लेने का जो मुद्दा है, उससे कहीं ज़्यादा व्यापक। और हरियाणा पंजाब में जो आंदोलन हुए उसके बाद उन पे मतलब जो जो चीजें थोपने की कोशिश हैं अलग अलग जगहों पे, पंजाब ने जो लैंड पूलिंग पॉलिसी अभी लाई, और उसके बाद में जैसे ही पंजाब सरकार को एहसास हुआ कि ये विरोध हो सकता है, वो वापस हुई। मध्य प्रदेश में जो है इसी तरह की पॉलिसी थी, वो सरकार ने वापस ली। उसके बाद में केंद्र सरकार इस पूरे इलाके में कोई भी इस तरह का कदम उठाने से पहले अब 4 बार जो है वेरीफाई करने की कोशिश करती है कि वाकई जनमानस इसके पक्ष में है कि नहीं है, और लगातार जो है उसको कॉशियसली डील किया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस जन आंदोलन की एक ताकत थी कि उसने ये असर्ट किया कि हमारी आवाज़ जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उसको सुनना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये जो अलग अलग इंस्टांसेस हुए जिसमें बार बार इस बात का जिक्र आता है, वो मुझे लगता है इस आंदोलन का सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अच्छा, इसमें बस एक आखिरी मैं इसके समापन की तरफ बढ़ रहे हैं इंटरव्यू के, मैं आखिरी एक बात जानना चाहता था कि इसके बाद किसान नेताओं ने चुनाव भी लड़े, और जो उसके बाद फिर एक बात शुरू हुई, देखो देखो ये आंदोलन तो इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए किया था, और वो सब नैरेटिव भी चले। क्या आपको नहीं लगता कि जो बड़े बड़े किसान नेता चुनाव लड़ गए उनकी वो बेवकूफ़ियाँ थी और उनको कोई इलेक्टोरल विक्ट्री भी हासिल नहीं हुई? उसको कैसे देखते हैं? जो वो एक यहाँ जैसे ही बॉर्डर से गए और वहाँ पंजाब में एक चुनाव थे और उसमें जाके वो खड़े हो गए बहुत सारे लोग, तो उसको कैसे देखते हैं? आंदोलन जैसे इसको बहुत मजेदार तरीके से कई बार हम सवाल करते हैं कि आंदोलनकारियों का चुनावी राजनीति में जाना, क्या वो कितना, और मौके पे ही चले जाना, तो उसको कितना का आप सही मानते हैं और कैसे देखते हैं उसे? इस आंदोलन की एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि ये आंदोलन यूनियंस का आंदोलन था, यूनियन के नेताओं का आंदोलन नहीं था। और नेताओं ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उनको लगा कि ये आंदोलन हमने खड़ा किया है। ये वास्तव में लोगों द्वारा किया गया आंदोलन था। और जब आप उसके मैंडेट को भूल करके और किसी दूसरे मैंडेट की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चुनावी परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरा इससे जुड़ा एक सवाल और है जो कई बार पूछा जाता है कि जो एंटी करप्शन मूवमेंट था और आम आदमी पार्टी की जो सफलता थी उसको कैसे देखेंगे और इसको कैसे देखेंगे। मुझे लगता है हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, एंटी करप्शन मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड, संगठित सिविल सोसाइटी का आंदोलन था, जिसके पीछे एक पूरा बड़ा तबका था, जिसमें मीडिया भी थी, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, और भी तबके उसमें शामिल थे। इस आंदोलन में मुझे लगता है जब तक ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ, शायद आंदोलनकारियों को भी ये नहीं पता था कि हम आने वाले 1 हफ्ते तक अपना प्रोग्राम कैसे रन करने वाले हैं। तो जो आम आदमी पार्टी की सफलता है उसको और इसकी विफलता को कंपेयर करना मुझे लगता है बिल्कुल नासमझी है। और इस आंदोलन के परिणाम जो हैं वो दूरगामी हैं। एंटी करप्शन मूवमेंट आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद में लोगों को आंदोलन करना पड़ा कि वही जन लोकपाल जिसके लिए वो आंदोलन खड़ा हुआ था, वो इस आम आदमी पार्टी की सरकार में भी आके इफेक्टिव कभी नहीं हो पाया। और फाइनली वो सरकार गई भी तो करप्शन के नाम पर। लेकिन इस आंदोलन की जो नेता हारे चुनाव में, वो नेता हारे, ना तो वो मूवमेंट हारा, ना ही वो यूनियन हारी। और इसमें बस आखिरी जाते जाते अगर आप कहना चाहें, इन 5 साल पूरे हो रहे हैं, इस 5 साल के पूरे होने के ऊपर आप कमेंट करना चाहें कि आगे क्या रास्ता है, या फिर अभी हम कहाँ खड़े हैं प्रेजेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन के लिहाज से, तो इस पर कोई कमेंट आपका? जी, इस पे मैं एक मात्र कमेंट जो है मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि किसान आंदोलन ने जो एक नई राजनीति की शुरुआत की, जो जिसको हम कहते हैं एक इंक्लूसिव राजनीति जो है, सबको समाहित करने की राजनीति जो है, मुझे लगता है भारत में किसानी का सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है
वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का या राजस्थान के कुछ जगहों का सवाल नहीं है। हिमालय के जो उत्तरी इलाके हैं उनका सवाल अलग है, पूर्वी इलाकों का सवाल अलग है, कश्मीर का सवाल अलग है, मेघालय का सवाल अलग है, तमिलनाडु और कर्नाटक का सवाल अलग है। इस सारों को मिलाकर के किस तरह से एक किसानी को लेकर के, ग्रामीण परिवर्तन को लेकर के एक समझ बन सकती है, मुझे लगता है उसके ऊपर लगातार बात होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो बात नहीं होती है तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन की जो जो असली जो राजनीतिक वो एक नब्ज़ थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी। उसके ऊपर बात होना ज़रूरी है और वो होनी ही चाहिए लगातार। शुक्रिया सुधीर। और ये 5 साल का सफ़र आपने बहुत कम समय में हमारे सामने परोसा है, लेकिन जो किताब है वो कहीं ना कहीं जो ये किसान आंदोलन हुआ उसको बहुत डिटेल में जाकर समझाने की कोशिश करती है। तो ये किताब मैं एक बार चाहूँगा कि आखिरी में ज़रूर एक बार फिर दिखा दें, और ये किताब आप ज़रूर देखिएगा। इसमें सुधीर ने किसान क्या क्या है उसकी डेफिनेशन से लेकर वो क्या क्या कर रहा है और कैसे ये आंदोलन चल रहा है उसका ब्यौरा तो है ही है, साथ में जो रूलिंग क्लास है वो आंदोलन को कैसे देख रही है और किसान रूलिंग क्लास को कैसे देख रहे हैं, उनके बीच में किस किस किस्म के संबंध हैं, और उस दौरान जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर सोशल साइंटिस्ट हैं वो क्या डिबेट कर रहे हैं, क्या बातें रख रहे हैं, वो सब सुधीर ने जानने की कोशिश। और सुधीर यही नहीं कि उस आंदोलन में ही फंस गए हैं, बल्कि पीछे भी जा रहे हैं, 10 साल पीछे जा रहे हैं, फिर उसके बाद 20 साल पीछे भी चले जा रहे हैं। 90s और 21वीं सदी के आंदोलन, 21वीं सदी में खेती बाड़ी को लेकर डिबेटें, कमीशन, कमेटियाँ, सारों का जिक्र आपको इस किताब में मिलेगा। तो आप ये किताब ज़रूर खरीद के पढ़िएगा। अंग्रेजी में है और ऐसी भाषा में है कि आम आदमी भी पढ़ सकता है, और एकेडमिशियंस के लिए और जो लोग एकेडमिकली इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो ये काम की साबित होगी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनदीप भाई, थैंक यू सो मच, आपने बात की जी शुक्रिया।